हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं, टाइप्स ऑफ कैलोरी मीटर। यानी कि हम कैलोरी मीटर जितने भी टाइप के होते हैं उन सारे टाइप्स को हम देखने वाले हैं। मतलब मेजर टाइप्स हमारे कवर हो जाएंगे। तो जैसे कि हमारे टाइप्स ये रहे कुछ, कि कॉपर कैलोरी मीटर पहला टाइप हो गया, दूसरा बॉम्ब कैलोरी मीटर, तीसरा फ्लो कैलोरी मीटर, उसके बाद डिफरेंशियल कैलोरी मीटर और आइस कैलोरी मीटर। तो ये जितने भी हैं, इन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं और आपको विधिवत तरीके से समझाने वाले हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि पहला हमारा टाइप था, कौन सा, कॉपर कैलोरी मीटर। कॉपर कैलोरी मीटर इसको क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि इसका जो मटेरियल होता है, मेन मटेरियल जो होता है वह कॉपर का होता है। जैसे कि ये, ठीक, कॉपर यानी कि क्या हुआ, कॉपर यानी कि यहाँ पर हुआ पीतल। ठीक, यानी कि ये जो कैलोरी मीटर है या फिर जो पात्र इसमें यूज होता है वह कॉपर का यूज होता है, इसलिए इसे हमने कॉपर कैलोरी मीटर कहा। ठीक, अब हम आते हैं कि यह कैलोरीमीटर क्यों और इसका यूज़ क्यों, मतलब इस कैलोरीमीटर का क्या यूज़ है। तो इसका यूज़ कई जगह किया जाता है। जैसे कि पहला यूज़ हमारा हुआ कि हम इससे कोई हमारे पास मटेरियल या फिर मेटल है तो उसका स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं, सॉरी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, दूसरा यूज़ है कि हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं। और तीसरा यूज़ इसका ये होता है, लेटेंट हीट। अब ये सब होता क्या है पहले हम ये जानते हैं, है ना, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके हम आपको बताते हैं। तो पहला हमारा था क्या, पहला था हमारा स्पेसिफिक हीट। होता क्या है स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको डिनोट करते हैं एस से। ठीक है, और ये एस होता है कि हीट रिक्वायर्ड, कोई मटेरियल है तो उस मटेरियल के लिए कितना हीट दिया, क्यों, क्या है यहाँ पर, हीट है। या फिर आप ऐसे समझो कि हमारे पास एक सब्सटेंस है, ठीक, इसका मास जो हमने ले रखा है वो 1 ग्राम है या फिर 1 kg है, किलोग्राम। इनिशियल यानी कि शुरुआत में जो टेम्परेचर है इसका कुछ T1 है, और बाद में टेम्परेचर कितना है, इनिशियल वाला टेम्परेचर, और टेम्परेचर फाइनल वाला कितना हो गया, T1 प्लस का 1। ठीक, यानी कि डेल्टा टी अगर निकालूं तो कितना आ जाएगा, 1। ये 1 क्या होगा, केल्विन भी हो सकता है, डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। तो 1 केल्विन या फिर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, ये क्या हमने समझाया कि तापमान में चेंज जो होगा ये 1 यूनिट होना चाहिए। जो हम सब्सटेंस का मास ले रखे हों वह 1 ग्राम होना चाहिए। तब इसका, इसको, मतलब 1 ग्राम हमारे पास सब्सटेंस है, 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है वही हमारी स्पेसिफिक हीट है। ठीक, जैसे किसी मटेरियल को हमें हीट करना है तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, उस मटेरियल को हम 1 ग्राम लेंगे। ठीक, टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करेंगे तो जो हीट लगेगी उसको, टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करने में, वही हीट उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। तो इसका फार्मूला लिखें, ये हीट कैपेसिटी क्यों हीट लगा, लेकिन हम यूनिट मास के लिए निकाल रहे हैं तो एस एम करेंगे। ठीक, और टेम्परेचर चेंज कितना है, 1 केल्विन है, तो यहाँ डेल्टा टी लिखेंगे, है ना। मतलब क्या है कि क्यों हीट ये टोटल लग रहा था, तो पर यूनिट हीट कितना लगा, पर यूनिट मास हीट। ठीक, और पर यूनिट टेम्परेचर हीट, तो यानी हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर चेंज, है ना। हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर चेंज इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी आपको समझ आया। जैसे कि कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि मास जो है हमारे पास 10 ग्राम दे रखा है, T1 टेम्परेचर 10 केल्विन दे रखा है, और T2 टेम्परेचर
12 सॉरी 10, चलो ठीक है 12 केल्विन दे रखा है। और हीट जो हमें लग रही है वो मान लेते हैं कि 100 किलो जूल है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितने हो जाएगी इस मटेरियल का, हीट कितना लग रहा है 100 किलो जूल मतलब 10⁻3, ठीक, होल डिवाइड बाई 10 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 2 केल्विन, यही आ जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब अगला टर्म हमारा आता है जो कि है हीट कैपेसिटी, जो कि है हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी क्या होती, हीट कैपेसिटी जो होगी वह हीट कैपेसिटी जैसे कि सब्सटेंस है, इसका मास है m ग्राम, ठीक। तो हीट कैपेसिटी इसकी वेट पर डिपेंड नहीं करेगा, हीट कैपेसिटी नेसेसरी नहीं है, नॉट नेसेसरी टू बी यूनिट मास। जरूरी नहीं है कि वह सब्सटेंस का मास यूनिट हो, यानी कि 1 ग्राम या फिर किलोग्राम हो, इसका मास कुछ भी हो, ठीक। इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1 केल्विन रेज करने के लिए, चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वही हीट कैपेसिटी होता है। यानी कि हीट कैपेसिटी को हम सी से लिखते हैं, तो सी हो जाएगा हमारा हीट कैपेसिटी, हीट कितना लगा, ठीक। मास से हमें कोई मतलब नहीं, मास कितना भी है, टेम्परेचर चेंज करने में 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। यही क्या हो जाएगा हीट कैपेसिटी। अब एक टर्म हमारा अगला आता है जो कि है लेटेंट हीट। अगला टर्म क्या है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, जैसे कि हमारे बर्फ के क्रिस्टल्स हैं, ठीक। बर्फ के क्रिस्टल कितने टेम्परेचर पर होंगे, मान लेते हैं हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक है। तो ये बर्फ का क्रिस्टल वाटर में परिवर्तित हो गया, वाटर में, ठीक। ये वाटर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, लेकिन इसके फेज तो में तो चेंज आया ना, जैसे कि ये सॉलिड फेज में था पहले, अब ये सॉलिड से लिक्विड हो गया, सॉलिड से लिक्विड हुआ, तो ये जो फेज चेंज में एनर्जी या फिर हीट रिक्वायर्ड होती है, फेज चेंज में जो हीट रिक्वायर्ड होती है वह हमारा लेटेंट हीट होता है। और इस लेटेंट हीट को हम डिफाइन करते हैं पर यूनिट मास के लिए, इसको पहले बार डिनोट करते हैं एल एफ, यानी कि फ्यूजन, एफ का मतलब क्या है फ्यूजन में, फ्यूजन मतलब कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन, ये फ्यूजन में जो हीट लगी वही उसको मतलब फ्यूजन, इसको टर्म दिया इन्होंने तो इसको डिनोट किया एल एफ से। जो एल एफ है वह हीट रिक्वायर्ड होती है किसमें, फेज चेंज में या फिर ट्रांजिशन में कह सकते हैं, ये फिर क्यों फेज है ना, फेज यानी कि सॉलिड से लिक्विड में आया अपन मास, ठीक है। ये हो जाएगा लेटेंट हीट। तो अब चलते हैं अपने प्रीवियस कैलोरीमीटर पर जो कि है कॉपर कैलोरीमीटर। हमने 3 टर्म आपको समझा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी, फिर लेटेंट हीट। स्पेसिफिक और हीट में ये डिफरेंस होता है कि स्पेसिफिक यूनिट मास के लिए होता है, हीट कैपेसिटी यूनिट मास होना जरूरी नहीं है, मतलब यूनिट मास के लिए स्पेसिफिक कैपेसिटी को हम डिफाइन करते हैं। फिर अगला यानी कि अब कॉपर कैलोरीमीटर को हम बताएंगे। तो इसका नाम हमने कॉपर क्यों रखा आपको पता है, क्योंकि ये कॉपर के मटेरियल का बना होता है, ठीक। हम इसका यूज़ हमने बता ही दिया कि 3 जगह पर इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि समझो आप कि हमारे पास एक सॉलिड है, सॉलिड को हमने हीट करा और हीट करने के बाद हम जानना चाहते हैं कि इसको हीट करने में, इसको हीट करने में कितनी हमें कितनी मतलब इसको गर्म करने में, इसका टेम्परेचर बढ़ाने में हमें कितना हीट देना पड़ा, वो चीज़ें हम निकालना चाहते हैं, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले आप कॉपर कैलोरीमीटर को समझें कि यह है हमारा कॉपर कैलोरीमीटर। इसमें हम कुछ टर्म्स जैसे कि तुम कुछ सब्सटेंस यूज़ करते हैं, एक होता है हमारे पास थर्मोमीटर जिससे हम क्या करते हैं टेम्परेचर मेज़र करते हैं, एक होता है स्टाइलर, इसका यूज़ हम करते हैं जो अंदर मटेरियल होता है, द्रव होता है, उसको द्रव को मोशन कराने में, द्रव को हिलाने में, ताकि
अभी ये द्रव जो अंदर भरा हुआ है, जो लिक्विड अंदर भरा है, वह लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर जब इस लिक्विड का बढ़ता है, तब ये टेम्परेचर पूरी लिक्विड में मेंटेन रहे, इसको मेंटेन रखने के लिए हम लोग स्टीरर का यूज़ करते हैं। ये आउट वेसल हो गया, ठीक, कॉपर का आउट वेसल। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वुड का बना रखा है ताकि हीट का लॉस बाहर ज़्यादा ना हो। हाँ, और एयर कैविटी रखते हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ एयर कैविटी भी रख सकते हो, या फिर यहाँ पर नॉन कंडक्टर मटेरियल भी रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर इस वुड और पॉट के बीच में रखा हुआ है। आइए नेक्स्ट पेज में समझा देते हैं। तो वह हीट जो हम देते हैं, बाहर से देते हैं, तो वह हीट पॉजिटिव होता है, यानी कि प्लस का क्यों लिखा जाएगा? जब हीट गिवन टू सिस्टम होगा, ठीक, और माइनस क्यों लिखा जाएगा जब हीट रिलीज बाय सिस्टम, ठीक। सिस्टम यानी कि हम मेटल मान लेते हैं, मेटल हमारा है, हमारे पास कोई रॉड होता है, ठीक, कोई रॉड है या फिर कोई मेटल है, उस मेटल का हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? जैसे कि यह मेटल है हमारे पास, इसका इनिशियल, इसका मान लेते हैं टेम्परेचर है हमारे पास टी, ठीक, और ये टी टेम्परेचर हमने हीट करा है। हीट करने का मतलब है कि जैसे कोई हमारे पास वाटर है, वाटर बॉयल हो रहा है, वाटर को हीट कर रहे हैं, उसमें इस मेटल को डाल देंगे, तब इस मेटल का टेम्परेचर जो होगा उस वाटर के टेम्परेचर के बराबर आ जाएगा। तो इसे टेम्परेचर भी मेजर कर पाएंगे, यानी कि टी के वैल्यू, इसका जो भी टेम्परेचर है वो हमें पता होगा, ठीक। ये हमारे पास क्या है? ये है मेटल, ठीक है। अब इसी मेटल को हम, ये है हमारे पास पॉट, कौन सा पॉट है? कॉपर का, ठीक, इसमें इसको डालेंगे, इसको रखा। अब इसमें भरा हुआ है, भर देंगे वाटर। इसमें वाटर ही इसलिए भरते हैं ताकि वाटर हर जगह प्रेजेंट होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए उसी का हम यूज़ करते हैं। और इसमें हम एक रिंग जैसा होता है स्टीरर, जिसको हम मूव करेंगे ताकि हमारे वाटर का टेम्परेचर हर जगह सेम रहे। तो इसका टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर इसका कितना था? हमारे इस मेटल का टेम्परेचर, ठीक, इनिशियल मेटल का हमारे टी था, लेकिन वाटर का और कॉपर का टेम्परेचर हम मान लेते हैं कि इनिशियल T1 है, क्योंकि दोनों संपर्क में है, तो दोनों का ही टेम्परेचर बराबर होगा, ठीक है। अब ये जो टी टेम्परेचर है वो ज़्यादा है T1 से, क्योंकि इसको मेटल को हमने हीट करके इसमें डाला है, ठीक। अब कुछ देर के बाद क्या होगा? कुछ देर के बाद ये जो मेटल होगा ये अपनी हीट को रिलीज़ करेगा, धीरे धीरे हीट को रिलीज़ करेगा। रिलीज़ करने के बाद हीट इस मेटल तक जाएगी, ठीक। इस मेटल से हीट चारों तरफ फैल जाएगा मेटल पर, और साथ ही साथ ये हीट वाटर में भी जाएगा, ठीक, वाटर में भी फैलता रहेगा। और इस स्टीरर को, ये भी जो भी है स्टीरर, ऐसा ही कुछ है ना, क्या है, हाँ, इसको हम मूव करते रहेंगे, ऊपर नीचे हिलाते रहेंगे ताकि ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। और यहाँ पर एक थर्मोमीटर पर यूज़ करेंगे, जो कि टेम्परेचर मेजर करेगा कंटिन्यूसली। जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और कुछ देर के बाद टेम्परेचर शांत हो जाएगा, यानी कि कुछ देर के बाद हमें ये दिखाई देगा कि इस वाटर का जो टेम्परेचर है वो आगे नहीं बढ़ रहा है और रुक चुका है। तो वह टेम्परेचर होगा इक्विलिब्रियम स्टेट का, यानी कि वह स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। मान लेते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पर इनका टेम्परेचर क्या है? T2 है, ठीक है, ठीक। अब हीट वाली बात आई, कौन सी बात आई? हीट वाली, कि हीट रिलीज किसने किया है? हीट रिलीज किया है मेटल ने। तो मेटल ने हीट को रिलीज किया है, तो माइनस ऑफ हीट रिलीज बाई मेटल, यानी कि क्यों ऑफ मेटल, ऐसे कुछ लिख देंगे। अब हीट को ऑब्जॉर्व किसने किया है? हीट को ऑब्जॉर्व किया है वाटर ने, ठीक, प्लस हीट ऑब्जॉर्व किया है, क्योंकि हीट ऑब्जॉर्व नहीं, हीट हमने वाटर को दिया है, जब वाटर को दिया है तो वो पॉजिटिव, और हीट कॉपर को मिली है तो इसका पॉजिटिव साइन डिनोट करेंगे, ठीक है। फिर आगे कॉपर ने किया है तो हीट ऑब्जॉर्व बाई कॉपर, ठीक, ये हो गया इक्वेशन। अब आगे चलेंगे। अब मेटल के लिए लिखना चाहें
क्यू ऑफ मेटल तो कितना आएगा, मान लेते हैं ये जो मेटल हमारे पास था, ठीक, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऐसा है, इस मेटल का मास m है और टेम्परेचर इनिशियल कितना था, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक हुआ, टी से कहाँ तक, टी से T2 तक, ठीक। वाटर के लिए बात कर लेते हैं, जैसे कि इस पॉट के अंदर वाटर भर रखा था, ठीक, वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर SW मान लेते हैं और ये नोन होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर S ऑफ C मानेंगे, मास ऑफ वाटर M ऑफ वाटर मानेंगे, मास ऑफ कॉपर का मास ऑफ MC मान लेते हैं। इन सभी का मास हमें पता होगा क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये सारी वैल्यू हमें पता है और ये वैल्यू हमें नोन होती है, ऑलरेडी पता होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन दोनों का, ठीक है। अब हमने पढ़ा क्या कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके बराबर होते हैं, क्यों अपान में m इंटू डेल्टा टी। क्यों क्या है, हीट एक्सचेंज या फिर हीट चेंज, क्यों है हीट चेंज, ठीक, हीट दिया या फिर लिया कुछ भी हो सकता है, ठीक। इस उस मेटल ने हीट दिया तो पॉजिटिव, हीट लिया तो नेगेटिव, ठीक है। यानी कि क्यों की वैल्यू लिखें तो एम एस डेल्टा टी, ठीक, एम क्या होगा, मास होगा, एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर होगा, ठीक। डेल्टा टी की जगह पे टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल, ठीक है। तो आइए इसको यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। तो क्यू ऑफ मेटल का इसे क्या लिखेंगे, क्यू ऑफ मेटल हो गया मास ऑफ मेटल, मास ऑफ मेटल, ठीक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल इनटू टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक आया मेटल का, फाइनल टेम्परेचर T2 हुआ, इनिशियल टेम्परेचर T था, ठीक है। इसका इनिशियल टेम्परेचर वाटर का और कॉपर का T1 था, ठीक, T1 से T2 गया, ठीक। क्यों एक्सचेंज हीट में कह सकते हैं, वाटर में कितना आया तो कहेंगे वाटर में हीट एक्सचेंज कितना हुआ तो मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू टेम्परेचर में चेंज T2 माइनस T1, हीट में चेंज कॉपर में कितना आया तो क्या कहेंगे, मास ऑफ कॉपर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, हीट में चेंज T2 माइनस T1, ठीक है, समझ आया। अब इसको इस इक्वेशन में रखते हैं, तो इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था हमारे पास माइनस ऑफ हीट गिवन बाय मेटल बराबर हीट ऑब्जॉर्व या फिर कह सकते हैं हीट गिवन टू वाटर प्लस हीट गिवन टू, मतलब हीट दिया गया तो पॉजिटिव, आप ये समझो, ठीक, और हीट रिलीज करेगा तो नेगेटिव होगा, कोई मटेरियल है, हीट मटेरियल ने रिलीज किया तो नेगेटिव होगा, हीट उसने ऑब्जर्व किया तो पॉजिटिव, तो यहाँ पर कॉपर आ जाएगा, ठीक। अब ये जो भी वैल्यूज हमने निकाले हैं इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो किसके बराबर हो जाएगा ये, माइनस ऑफ मास ऑफ मेटल, ठीक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल, टेम्परेचर में चेंज T2 माइनस का T, ठीक, मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, T2 माइनस ऑफ T1, ठीक है। अब मास ऑफ कॉपर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। हमें निकलने क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल, यानी कि ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, तो कितना आएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल। अब यहाँ पर इसको अगर एक्सचेंज करना चाहें या फिर चलो बाद में करेंगे, मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर प्लस इसको हम कॉमन कर ले रहे हैं दोनों में, मास ऑफ कॉपर इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इंटू T2 माइनस T1
होल डिवाइड बाय, अब ये जो माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मास ऑफ मेटल इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल इंटू टी माइनस T2, T-T2। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका, मेटल का। ठीक है, इसमें हमें सब कुछ पता होगा, ये T2 टेम्परेचर भी पता है, T1 टेम्परेचर भी पता है, मास मेटल का भी पता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो निकालना है ना। एक मिनट, हाँ अब ठीक है ना, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो निकालना था, मास ऑफ मेटल भी पता है, T1 T2 टेम्परेचर भी पता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर और कॉपर का भी पता होगा, तो इससे हम मेटल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल पाएंगे। ठीक है, पहला यू समझ आया। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो और समझो, क्योंकि जब इसका टेम्परेचर हाई होगा और इसका भी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो ये बाहर से भी तो हीट को ऑब्जर्व करेगा। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए कि ये वाला मेटल है ना, कि ये वाला मेटल बाहर से हीट को ऑब्जर्व वगैरह ना करे, हीट में कोई चेंज इसमें ना आए, इसके लिए इसके आसपास नॉन कंडक्टर मटेरियल रखा जाता है जो कि हीट का कंडक्टर ना हो, जैसे कि वुडन का आपको दिख रहा है कि वुड से इसको कवर कर रखा है, इसको चारों तरफ से, है ना, ताकि बाहर से कोई हीट ना आ सके। चलिए अब आते हैं दूसरे यूज पर, जिसमें हम निकालेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल। आप थोड़ा सा ऑब्जर्व भी करिए कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डिफरेंस क्या होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ऐसे लिखते हैं कि क्यों अपान में एम डेल्टा टी होता है, मास से डिवाइड कर देते हैं, और हीट कैपेसिटी में क्या डिफरेंस होता है, इसको सी से लिखते हैं, क्यों अपान में डेल्टा टी कर देते हैं, राइट। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वस टू क्यों अपान में डेल्टा टी की जगह क्या लिख सकते हैं, सी बाई एम, है ना। यानी कि जहाँ जहाँ भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखा है, ठीक है, उसको उसके हीट कैपेसिटी से समझिएगा थोड़ा सा। एस है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सी है हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो किसी का अगर हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है, उसको हीट कैपेसिटी में सब्सटीट्यूट करना है, तो एस को सी बाई एम से सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो फार्मूला हमारा लास्ट वाला क्या निकल करके आया था, लास्ट वाला फार्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल बराबर मास ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, ठीक है, प्लस मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। टेम्परेचर चेंज कहाँ से कहाँ तक हुआ था, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 अपान मास ऑफ मेटल इंटू टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज था T माइनस T2, T माइनस T2, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा और ऑब्जर्व करो कि C इज इक्वल्स टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख सकते हैं, ठीक। मास यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। इस मास को इधर लेके चले जाएं तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक। तो हमें क्या पता है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बराबर हीट कैपेसिटी। तो यहाँ ये बराबर हो जाएगा हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल, क्योंकि ये भी पता होगा ना हमें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है, मास भी पता है, तो हीट कैपेसिटी तो ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक। लेकिन यही तो निकालना है हमें, हीट कैपेसिटी ही, ठीक है, मेटल का हीट कैपेसिटी निकालना है, इसका हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठीक। टेम्परेचर में चेंज नहीं, वैसे का वैसे ही रहेगा, अपान, ठीक, T माइनस T2। तो इस प्रकार हम हीट कैपेसिटी निकाल पाएंगे, ठीक है, ये समझ आया। अब आते हैं अपने लेटेंट हीट पर। लेटेंट हीट क्या होता है, हमने आपको अभी बताया, शुरुआत में बताया था आपको, लेटेंट हीट, है ना, कि हीट, उसकी जो हीट है वह हीट कहाँ पर यूज होती है, उसका फेज चेंज करने में। जैसे कि आइस के लिए बात करें तो आइस सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड में गया तो फेज में क्या हुआ,
फेज मतलब अवस्था, फेज में चेंज आया, है ना, फेज में चेंज आया तो इस दौरान जो हीट लगा, ठीक, जो हीट क्योंकि सॉलिड से लिक्विड है यानी कि हीट तो ये कुछ ऑब्जर्व करेगा, कुछ हीट यानी कि इसको देना पड़ेगा, है ना, तो हीट जो रिक्वायर्ड है, क्यों, वही हीट किसके बराबर होगा, लेटेंट हीट के, इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन ये क्यों टोटल नहीं होगा, ये लेटेंट हीट डिफाइन क्या हो कैसे होता है आप समझिए, कि इसको हम अभी के लिए हटा देते हैं। ठीक, लेटेंट हीट डिफाइन होता है कि कितनी हीट हमने जो भी यहाँ पर दी थी, फेज में चेंज हीट कितना आया, क्यों, ठीक, लेटेंट हीट डिफाइन होता है कि कितना हीट हमें देना पड़ा या फिर हीट में कितना चेंज आया इसके, है ना, अपन इसका मास कितना है, मतलब ये लेटेंट हीट जो है वो पर यूनिट मास के लिए होता है, किसके लिए होता है, पर यूनिट मास, ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हम हीट निकालना चाहें तो कितनी हीट हमने दी, तो वो कैसे आएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक, इनटू मास, ठीक है। और आपको एक बात और ध्यान देना होगा कि ये जो लेटेंट हीट होता है, जैसे कि हमारे पास ये बर्फ़ है, बर्फ़ से ये वाटर में चेंज हुआ, ठीक है, तो ये बर्फ़ भी इनिशियल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर था और यह फाइनली भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही है, यानी कि ये जो हीट लगी बर्फ़ से वाटर होने में, वह हीट केवल इसके फेज चेंज में लगी, ना कि इसका टेम्परेचर बढ़ाने में, ठीक, तो यह हीट इसके टेम्परेचर को ना बढ़ा करके केवल इसके फेज को चेंज करेगा। जैसे कि हमारे पास कुछ क्रिस्टल्स हैं, बर्फ़ के ऐसे, ठीक, और इनिशियली ये क्रिस्टल का टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 मिनट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस बर्फ़ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये कैसे पता चलेगा, एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर, कि ज़रूरी थोड़ी है कि बर्फ़ अगर क्रिस्टल फॉर्म में है तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही हो सकता है इसका टेम्परेचर कम हो, -5 डिग्री सेंटीग्रेड हो, -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो, है ना, -5 हो सकता है, -10 हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हो। लेकिन जब हमें लेटेंट हीट निकालना होगा इस क्रिस्टल का, ठीक, तब हमें इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाना पड़ेगा। अब कैसे लाएँगे इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर? मान लेते हैं कोई बर्फ़ है क्रिस्टल, हमें नहीं पता कि इसका टेम्परेचर कितना है, ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे कि इस बर्फ़ को इसी लिक्विड में डालेंगे, ठीक, बर्फ़ को इस लिक्विड में डालेंगे, फिर क्या होगा कि ये बर्फ़ लिक्विड से हीट को क्या करेगा, अब्ज़ॉर्ब करेगा, तो अब्ज़ॉर्ब करने से टेम्परेचर क्या होगा इस लिक्विड का, डाउन होता जाएगा, बस थर्मामीटर से हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे, ठीक, और जब टेम्परेचर इस वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, वही फिर जो होगा इस बर्फ़ का हमारे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा बर्फ़ भी होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे हम पता करेंगे कि हाँ यह बर्फ़ हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अब जब बर्फ़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है हमारा, तो इसको हम इसी ये जो कॉपर कैलोरीमीटर है, ठीक, ये कॉपर का जो है पॉट, इसके अंदर इसी बर्फ़ के क्रिस्टल को डालेंगे, कितने टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये इनिशियल होगा, ठीक, ये टेम्परेचर किसका है, ये क्रिस्टल का है, बर्फ़ का है, और इसमें भर रखा है वाटर, ठीक, जब इसमें वाटर को भरा तो वाटर का इनिशियल टेम्परेचर मान लेते हैं वाटर, और ये कॉपर, इन दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, क्योंकि इन दोनों को हमने पहले वाटर से भरा, मतलब इस कॉपर में वाटर फिल करा, तो इनका टेम्परेचर मान लेते हैं इनिशियल T1 है, हालांकि ये नॉर्मल टेम्परेचर ही होगा, रूम टेम्परेचर, लेकिन फिर भी हम T1 मान लेते हैं, ये टेम्परेचर हमें पता होगा थर्मामीटर से, ठीक है। जब इसको हमने डाला तो कुछ समय के बाद क्या होगा कि ये बर्फ़, अब जैसे ही डालेंगे ये बर्फ़ पिघलना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और इसमें हमने वाटर डाल रखा है, पिघलना स्टार्ट होगा और ये बर्फ़ पूरा पिघलेगा। जब ये बर्फ़ पूरी तरह से पिघल जाएगा तब उसके बाद फिर भी उसके बाद टेम्परेचर फिर कांस्टेंट हो जाएगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि डालने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, 0 ही रहेगा, बर्फ़ का 0 रहेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये टेम्परेचर वाटर का भी 0 है ना।
तो वाटर और कॉपर इनका टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है। यानी कि आप ऐसे समझो कि क्रिस्टल हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है जब हमने इसको डाला, ठीक। फिर ये क्रिस्टल गलना स्टार्ट होगा और पूरी तरह से गल जाएगा, तब भी ये जो वाटर गला इस क्रिस्टल का वह भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होगा, ठीक। तो गलने में जो हीट इसको देनी पड़ी, फिर इसने जो हीट ऑब्जर्व किया वह हीट है इसका लेटेंट हीट, ठीक। और हीट अगर इस वाटर से इसने ऑब्जर्व किया तो वाटर का टेम्परेचर कम होगा, यानी कि वाटर हीट देगा, ठीक। ये हीट को वाटर और कॉपर दोनों से ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। हीट ऑब्जर्व कर रहा है ये हमारा क्रिस्टल, लेकिन इसका टेम्परेचर सेम है, तो इसलिए ये हीट जो ऑब्जर्व करेगा वो लेटेंट हीट होगा। तो कितना इसने हीट को ऑब्जर्व किया, ठीक। आइस ने हीट ऑब्जर्व जो भी किया, ठीक, यानी कि आइस को हमने हीट दिया तो पॉजिटिव हुआ, ठीक। यही हीट दिया किसने, किससे हीट निकली, ये हीट निकली वाटर से, इसलिए माइनस, प्लस यही हीट निकली किससे, माइनस ऑफ कॉपर से। वाटर और कॉपर दोनों ने हीट निकाला, ठीक है। अब जो हमने आइस के लिए कह रखा है क्यू ऑफ आई, वो किसके बराबर होगा, क्योंकि ये इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, केवल फेज चेंज हो रहा है इसका, तो इसका लेटेंट हीट होगा। और हीट कैसे निकालते हैं लेटेंट के फॉर्म में, कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इनटू मास ऑफ आइस, ठीक। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस का इनटू मास ऑफ आइस, आइस का मास कितना है वो भी हमें पता होगा, ठीक। अब बात करें अगर वाटर का, तो मान लेते हैं इसका जो फाइनल टेम्परेचर वाटर का हुआ, ये टेम्परेचर हुआ हमारा T2, ठीक। तो वाटर के लिए कैसा क्या निकालेंगे, वाटर के लिए हम अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्म में लिखें तो मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक हुआ वाटर का, T2 से T1, ठीक। फिर उसके बाद कॉपर का लिखें तो मास ऑफ कॉपर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, ये हुआ हमारा T2 से T1। पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर क्या आएगा, मास ऑफ आइस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बराबर, अब नेगेटिव का साइन अगर इसमें लगाएंगे तो इसमें ये ऐसे चेंज आएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन दोनों का चेंज सेम होगा, इसका कॉमन करेंगे तो मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ, यहाँ पर वाटर नहीं होकर के कॉपर होगा, कॉपर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, ठीक, इनटू T1 माइनस T2, ठीक है, अपान, सॉरी अपान नहीं होगा, T1 माइनस T2। अब ये जो मास ऑफ आइस है ये तो हमें नोन होगा ना, इसको नीचे ले आएंगे तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें यहाँ से ज्ञात हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें नोन होंगी, ऑलरेडी पता होंगी, ठीक। तो ये रहा हमारा जो कैलोरी मीटर है कॉपर का, इसके तीनों यूज़ कि कैसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी मेटल का, अननोन मेटल का हीट कैपेसिटी और आइस का लेटेंट हीट निकालेंगे। तो अब जो है दूसरे टाइप पर चलते हैं। दूसरा टाइप है हमारा बॉम्ब कैलोरी मीटर। दूसरा टाइप क्या है, बॉम्ब कैलोरी मीटर। बॉम्ब कैलोरी मीटर में क्या होता है, इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक तो यहाँ पर आप देखिए कि एक आपको ये दिख रहा है बाहर मेटल, ये वाला, ये मेटल सॉलिड स्टील का बना होता है, क्योंकि इसके अंदर फायर होने वाला है, इसके अंदर स्पार्किंग किया जाएगा, ताकि ये इसके अंदर जो भी सैंपल हम रखें, जो भी हमें मेजर करना है, जैसे कि ये सैंपल हमने कोई रखा, सैंपल को हम कनेक्ट करते हैं दो वायर से, इन वायर से, ठीक, इन दो वायर से, इन वायर से करंट फ्लो होकर के आता है, ठीक। इन दो वायर को उसके बाद हम शॉर्ट सर्किट करते हैं ताकि कोई ना कोई चिंगारी उत्पन्न हो। ये जो बाहर वाला पार्ट बना होता है, ये जो बाहर वाला पार्ट बना होता है, ये हार्ड मेटल यानी कि हार्ड स्टील का बना होता है। हार्ड स्टील का इसको इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की प्रेशर बहुत हाई किया जा सकता, मतलब ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत हाई किया जाता है। अभी इस ऑक्सीजन का प्रेशर हाई बहुत ज़्यादा क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम स्पार्किंग करेंगे, चिंगारी उत्पन्न करेंगे इस करंट के थ्रू, तब क्या होगा कि इस चिंगारी की वजह से ये जो सैंपल यहाँ पर रखा होगा, सैंपल मतलब क्या क्या हो सकता है सैंपल की जगह पे, ये एक सैंपल है, एक सैंपल है, सैंपल यानी कि सैंपल की जगह पे हो सकता है हमारे जो कह सकते हैं कि अपने गाड़ी वगैरह में हम जो यूज़ करते हैं, पेट्रोल हो गया, ठीक, डीजल हो गया, ठीक, और इसी प्रकार से फ्यूल हो गया, ठीक, पेट्रोल डीजल वगैरह ये सभी हो गया हमारा सिंपल, ठीक। इसका परीक्षण करेंगे, क्या परीक्षण करेंगे अच्छा इन सिंपल का, या फिर क्या चीज़ निकालेंगे इस सिंपल का, तो इस सिंपल का हम निकालते हैं कैलोरीफाई वैल्यू,
कैलोरीफाई वैल्यू। होता क्या है कैलोरीफाई वैल्यू? कैलोरीफाई वैल्यू बहुत ही सिंपल है। ये हीट जो निकालते हैं हम, हीट यानी कि एक सैंपल के हीट में जो चेंज आता है उसको उस सैंपल के मास से हम डिवाइड कर देंगे तो यही होगा उस सैंपल का कैलोरीफाई वैल्यू। ठीक, यानी कि चेंज इन हीट पर यूनिट मास हमारा कैलोरीफाई वैल्यू होता है। तो ये चीज़ हम निकालने वाले हैं कैलोरीफाई वैल्यू। इसमें चिंगारी उत्पन्न करेंगे ताकि स्पार्किंग हो पाए, और हम ऑक्सीजन का हाई प्रेशर रखेंगे ताकि जो इसमें स्पार्किंग हुआ है वह पूरी तरह से जल पाए। ठीक, वो पूरी तरह से सब्सटेंस से जल पाए। ठीक है, उसके बाद ये आपको दिख रहा होगा ये हमारा थर्मोमीटर है, जैसे हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे। और ये स्टेरर मोटर है, यानी कि ये जो वाटर होगा इसके आसपास जो हमने वाटर को भर रखा है वह वाटर के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, मतलब वाटर के टेम्परेचर हर जगह बराबर हो, इस वजह से इसको लगाते हैं। अब कैलोरीफाई वैल्यू कैसे निकालेंगे, बात यहाँ पर आती है। ठीक, और बाहर वाला पार्ट जो होता है, क्योंकि ये तो हो गया हमारे अंदर वाला पार्ट, और ये हो गया बाहर वाला पार्ट। ये जो बाहर वाला पार्ट होता है ना, ये भी स्टील का ही बना होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसका कैलोरीफाई वैल्यू निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं जो हमने सैंपल लिया है ये, ठीक है, ये जो सैंपल ले रखा है हमने, इस सैंपल का मास जो है वो m है। ठीक है, और यहाँ पर वाटर ले रखा है, मास ऑफ वाटर। ठीक, और वाटर के साथ साथ ये हमारा स्टील का ट्यूब भी है, ये स्टील का बाहर वाला पार्ट। ठीक है, मास ऑफ स्टील, क्योंकि ये दोनों इस हीट को ऑब्जॉर्व करेंगे इस वाले मेटल के बाहर। ठीक, ये दोनों इस हीट को क्या करेंगे, ऑब्जॉर्व करेंगे और अपना टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो इसका टेम्परेचर था, इसमें हमने स्पार्किंग करा, स्पार्किंग करा तो इसमें आग लगी तो ये अचानक से टेम्परेचर बढ़ा। ठीक, अचानक से टेम्परेचर, ये बहुत ज़्यादा हीट हो गया, ये जो अंदर वाला पार्ट था ये बहुत ज़्यादा हीट हुआ, और बाहर इसने हीट को टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, हीट को रिलीज़ करना स्टार्ट करा। ठीक, तो मान लेते हैं कि इसका हीट में जो चेंज आया है वो क्यों चेंज आया है, क्यों क्या है चेंज इन हीट में इसके कितना चेंज आया है। ठीक है, और इसका इनिशियल टेम्परेचर मान लेते हैं कितना था, इनिशियल था टेम्परेचर T1, फाइनल टेम्परेचर इन दोनों का बढ़ करके T2 हो गया है। ठीक, ये फाइनल टेम्परेचर है। ठीक है, ये मास है। ठीक, तो ये जो मास ऑफ स्टील लिखा है ना हमने, इस मास को, ये टोटल मास है स्टील का, क्योंकि ये जो हीट होगा ना स्पार्किंग करने के बाद, ठीक है, स्पार्किंग करेंगे तो हीट को ये भी ऑब्जॉर्व करेगा, अंदर वाला पार्ट भी, और हीट ये बाहर वाला भी ऑब्जॉर्व करेगा, हीट ऑब्जॉर्व तो दोनों करेंगे ना। ठीक, तो इसमें हीट जितना भी उत्पन्न हुआ, हमें नहीं पता कितना हुआ इसको जलाने पर, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ये पूरी तरह से जल चुका है, अंदर वाला जो सैंपल है ये पूरी तरह से जल चुका है। जब पूरी तरह से जल जाएगा, ठीक, तब इसका टेम्परेचर जल जाएगा, जलने के बाद ये इक्विलिब्रियम पर आएंगे कुछ समय के बाद। इक्विलिब्रियम आने का मतलब है कि हम थर्मोमीटर से इसका टेम्परेचर मेजर करते रहेंगे, और एक ऐसा समय आएगा कि इसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। जब इसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हुआ, टेम्परेचर अब नहीं बढ़ रहा, राइज नहीं कर रहा, तो वही पोजीशन होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक, जब मान लेते हैं टेम्परेचर बढ़ना बंद हुआ तो फाइनल टेम्परेचर T2 था, और ये जो T2 टेम्परेचर है ये सभी का टेम्परेचर होगा, इस वाले मेटल, अंदर वाले स्टील का भी, वाटर का भी, और बाहर वाले स्टील का भी। ठीक है, तो कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से होगा, जो क्यों हीट है। ठीक, हमें नहीं पता ये हीट कितनी है। ठीक, हमें नहीं पता, ये हीट में चेंज है, हीट में एक्सचेंज है। हीट को ऑब्जॉर्व इन तीनों लोगों ने किया, एक तो मेटल ने किया, ठीक, यानी कि स्टील ने किया। तो मान लेते हैं कि मास ऑफ स्टील, ये टोटल मास है, ठीक, इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टील। ठीक, ये स्टील का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें पता होगा, यस, पहले से पता होता है। और टेम्परेचर में चेंज कितना आएगा इसके, स्टील के टेम्परेचर में, इनिशियल T1 था, बाद में T2 हो गया, तो T2 माइनस T1 स्टील का टेम्परेचर। ठीक, प्लस प्लस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये हीट को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, यानी कि हम इसको हीट दे रहे हैं, यानी कि सैंपल इसको हीट दे रहा। ठीक, अब वाटर के लिए मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, इनटू इसका भी टेम्परेचर T2 से T1। ठीक है, ये क्या आया अपना, क्यों इसके हीट में चेंज, लेकिन हमें निकालना क्या है, कैलोरीफाई वैल्यू, कैलोरीफाई वैल्यू निकालना है। वो किसके बराबर होता है, क्यों अपान मास ऑफ सैंपल। ठीक, क्यों ये जो निकाला है वही क्यों हो गया हमारा, MSSC, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सी क्या है,
अरे मतलब एस एस लिख दो यार, एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टील। ठीक, फिर T2 माइनस T1 प्लस एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू इंटू T2 माइनस T1 अपान में मास ऑफ सैंपल। ठीक, ये हो गई हमारी कैलोरीफाई वैल्यू। ठीक भाई, हाँ तो ये हमारा हो गया बॉम्ब कैलोरीमीटर। स्पेशली इसका यूज़ यही है कि हम जो भी हमारे पास सैंपल होते हैं, जैसे कि स्टील हो गया, डीजल हो गया, कोई ऑयल हो गया, ठीक, इनका हम कैलोरीफाई वैल्यू निकालते हैं। कैलोरीफाई वैल्यू क्या होता है कि जैसे कि कोई हमने मास लिया है ना, डीजल मान लीजिए हमने 5 ग्राम डीजल लिया, 5 ग्राम के डीजल के जलने में, 5 ग्राम डीजल के जलने में कितनी हीट निकली, ठीक, वह तो उसका हीट होगा। लेकिन कैलोरीफाई वैल्यू निकालना है तो 5 ग्राम डीजल को नहीं जलाएंगे हम, पर यूनिट ग्राम डीजल जलाएंगे, यानी कि 1 ग्राम डीजल को जलने में जो हीट निकलेगी वो कैलोरीफाई वैल्यू होगा। ठीक है, अब भैया आते हैं हम अगले कैलोरीमीटर पे। थोड़ा समय लग रहा होगा लेकिन समझ आपको जरूर आएगा। ठीक, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं क्योंकि समझना जरूरी है, टाइम से ज़्यादा समझना इंपॉर्टेंट है ना। पता लगा हमने जल्दी जल्दी कर लिया लेकिन समझ नहीं आया तो कोई मतलब उसका भी नहीं बनता है। अब नेक्स्ट आया हमारा फ्लो कैलोरीमीटर। फ्लो कैलोरीमीटर इसका क्यों कहा, क्योंकि ये जो कैलोरीमीटर होता है ना, ये जब किसी पाइप में कोई द्रव फ्लो कर रहा होता है, कोई लिक्विड फ्लो स्टेट में होता है। फ्लो एक्चुअली लिक्विड किसी पाइप में कहाँ से करता है, जैसे कि हमने कोई बीच में हीटर लगा रखा है, ठीक, हीटर लगा रखा है, वह हीटर इस पानी को गर्म कर रहा है, गर्म करने के बाद पानी निकाल रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये जो हीटर है, ये जो हीटर है वह कितना हीट दे रहा है, कितना हीट रिलीज कर रहा है, यानी कि हीटर में कितनी क्षमता है, कितनी है ना, हीटर की कार्य क्षमता हम कहेंगे कितनी है, वो अगर हमें जांच करना है तो हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप ऐसे समझो कि हमारे पास एक पाइप है, यहाँ पर हमने हीटर लगा रखा है, ये क्या करेगा, ये हीट करेगा। ठीक, अब हीटर की क्षमता वगैरह क्या है, क्षमता कैसे निकालेंगे हीटर का, कि हीटर जैसे लिखा है 2 किलोवाट है, तो क्या ये उतना गर्म कर भी रहा है कि नहीं, तो 2 किलोवाट यानी कि क्या हुआ, 2 × 10⁻³ ठीक, वाट। अब 1 वाट किसके बराबर होता है, जूल पर सेकंड के। ठीक, ये जूल क्या हुआ, ये हीट हुआ कि इतनी हीट इसने दी पर सेकंड, कितना हीट ये दे रहा है। सही बात है, कितना हीट ये दे रहा है इस वाटर को क्या करने में, वाटर को गर्म करके बाहर निकालने में, कितना हीट इसने दिया। ठीक, तो ये हीट उतना दे रहा है कि नहीं, उसकी एफिशिएंसी उतनी है भी कि नहीं, ये पता लगाने के लिए हम इस फ्लो कैलोरीमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कैसे हम पता लगाएंगे, यानी कि अगर हम क्यू की वैल्यू निकाल लें, जो इसने हीट में चेंज आया, यानी कि इस हीटर ने जो भी हीट दिया, और यदि यही क्यू की वैल्यू हमें पर सेकंड में आ जाए कि पर सेकंड कितना हीट ये दे रहा है, तब तो सीधा सीधा हमारे पास ये वाट में ही वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इसको कैसे वेरीफाई करेंगे हम बताते हैं, समझिए। जैसे यहाँ पर डिनोट कर रखा है कि ये क्या है, हीटर है, ये वाटर को हीट करेगा, लिक्विड यहाँ से अंदर जाएगा और यहाँ से लिक्विड बाहर निकलेगा। ठीक, और ये जो थर्मोमीटर है, कह रहे हैं प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, थर्मोमीटर क्या करेगा, यहाँ पर जो भी टेम्परेचर निकलेगा, मान लेते हैं T2 टेम्परेचर यहाँ पर निकल रहा है, ठीक, हीट होने के बाद यहाँ पर T2 टेम्परेचर से लिक्विड बाहर निकल रहा है, और यहाँ पर इंटर जो कर रहा है लिक्विड वो T1 टेम्परेचर पर है। ठीक है, T1 से T2 टेम्परेचर पर इंटर कर रहा है, T2 टेम्परेचर पर निकल रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक मीटर लगा होता है जो इसके फ्लो रेट को बताता है। फ्लो रेट के समय में बताता है कि कितना मास वाटर निकला पर सेकंड, पर सेकंड वाटर कितना गुजर रहा है, ये भी हमें पता चलता रहता है। ठीक, तो अगर हम बात करें कि मास ऑफ वाटर फ्लो पर सेकंड, मान लेते हैं m है। ठीक, ये मास ऑफ वाटर है फ्लो पर सेकंड, 1 सेकंड में कितना वाटर फ्लो हुआ। ठीक है, पहला टेम्परेचर T1 था वाटर का, फिर उसके बाद T2 हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद T1 से T2 हुआ टेम्परेचर, और वाटर के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एस ऑफ डब्ल्यू हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें बताओ कि वाटर में हीट एक्सचेंज कितना आएगा, हीट एक्सचेंज, क्योंकि ये पर सेकंड मास है। ठीक, तो हीट जो एक्सचेंज होगा वो भी पर सेकंड होगा, अगर हम m को इसमें यूज़ करेंगे तो। ठीक, ये m होगा, m को हमने इसी वाले m को यूज़ किया, ये मास क्या है, पर सेकंड, इसलिए हीट भी पर सेकंड हमारा चेंज आएगा हीट में, मतलब वाटर का जो हीट होगा उसमें पर सेकंड चेंज। ठीक, इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर,
और टेम्परेचर हमारा T2 से T1 हो रहा है। आपको ये समझ आएगा नहीं, क्योंकि हम मास पर सेकंड लिख रहे हैं ना। मास पर सेकंड का मतलब क्या होगा, जैसे कि टी सेकंड में हमारा मास कैपिटल एम जा रहा है, तो 1 सेकंड में हमारा मास कैपिटल एम बाई टी होगा। इसी को हमने किससे लिखा, एम से लिखा। ठीक, इसी एम को अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूँ, इसी एम को अगर मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी बराबर कैपिटल एम बाई टी। ठीक, एस डब्ल्यू इंटू T2 माइनस T1। यहाँ से ये कट जाएगा, ये पूरा हीट कितना आ जाएगा, कंप्लीट मास ऑफ वाटर मतलब टी सेकंड में कितना मास गया। ठीक, तो हम इसे पर सेकंड निकाल रहे हैं। पर सेकंड इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें वैल्यू वाट में चाहिए, वाट पर सेकंड के लिए डिफाइन होता है। ठीक, ये हीट पर सेकंड जो है यही हमारा पावर होगा। किसका पावर होगा, क्योंकि जितनी भी हीट हम हीटर से ले रहे हैं वो सारा का सारा हीट जितनी भी हीट हम हीटर से ले रहे हैं, हीटर से वाटर में हीट जा रहा है, वो सारा का सारा हीट वाटर में ही तो जाएगा। तो वाटर का जितना हीट चेंज आ रहा है पर सेकंड, वही वही क्या होगा, हमारा वाट होगा, पावर होगा। ठीक, तो यहाँ से हम इसका पावर कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक, यहाँ पर T1 T2 SW भी पता है और मास कितना गुजर रहा है, इस रेट मीटर से भी हम इसको मेजर कर पाएंगे। तो ये हुआ हमारा फ्लो कैलोरी मीटर का यूज़ कि किसी पाइप में। ठीक, ये कोई मोटर है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट है जो कि हीट करने का काम करता है, तो उसको हम पता लगाएंगे अच्छी तरीके से वो वर्क कर रहा है कि नहीं। अब चलते हैं अगले कैलोरी मीटर पर, जो कि है हमारा कौन सा भाई, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरी मीटर। अब ये कौन सा कैलोरी मीटर आ गया ये भैया कैलोरी मीटर कुछ इस प्रकार है, क्योंकि अब चीज़ें एडवांस हो चुकी हैं, पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा बदला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अब इससे हम बहुत कुछ निकाल पाएंगे। कैसे, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, यानी कि गलनांक। यानी कि जैसे कि हमारा आइस है, तो आइस गलता है तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गलेगा, या तो हमें पता ही होता है। कोई दूसरा सब्सटेंस है तो वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गलेंगे। जैसे कि हमने कोई दूसरा मटेरियल ले लिया, है ना, कोई हमने जैसे कि मेटल का ले लिया, मान लीजिए रॉड ले लिया, तो वो भी किसी न किसी टेम्परेचर पर गलता होगा ना। तो उसका भी गलनांक पता करने के लिए ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर का मतलब हुआ कि हमारे पास, आप सपोज करो कि हमारे पास एक हमने प्लास्टिक ले रखा है, उस प्लास्टिक को हमने पिघलाया। ठीक, पिघलाने के बाद हीट करके पिघलाया, पिघलाने के बाद हमने उसको रख दिया सूखने के लिए, तब वो ठंडा हो गया। ठीक, अब जब वो ठंडा हुआ तब क्या हुआ कि उसके जो मॉलिक्यूल्स थे पिघलाने से पहले, उसके मॉलिक्यूल्स जो भी थे, ठीक, वो रैंडम थे पहले। अब उसको हमने सूखने के लिए रख दिया, सूखने के बाद इसके मॉलिक्यूल्स एक क्रिस्टल फॉर्म में बन गए। ठीक, तो जो रैंडम से क्रिस्टल फॉर्म में जाने का ट्रांजिशन होता है, ये जिस टेम्परेचर पर होने स्टार्ट होता है या फिर जिस टेम्परेचर पर होता है, वही टेम्परेचर हमारा क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, फिर हमारा आता है फेज चेंज। फेज चेंज जैसे कि सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से सॉलिड बनना। ठीक, तो ये हमारे फेज चेंज के टेम्परेचर, और फेज चेंज का जो भी टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर हम निकालेंगे, इससे हमें पता चलता है वो टेम्परेचर। ठीक, फिर किसी द्रव्यमान, किसी पदार्थ के उसमें परिवर्तन, वह हीट में परिवर्तन होता है। यानी कि कोई पदार्थ होता है कि एक फेज से दूसरे फेज में जाता है, तो उसके उसमें हीट में जो भी लेन देन हुआ, हीट निकली, हीट अब्जॉर्व किया, वही परिवर्तन। ठीक, तो वो कहीं ना कहीं यही है, ये जो हमने ये टाइप बता रखे हैं। अब बात यह है कि कैसे करते हैं, कैसे है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक, ट्रांजिशन स्टेट, क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, फेज चेंज कैसे निकालते हैं किसी सैंपल का। तो हमारे पास सेटअप कुछ इस प्रकार होता है कि दो हमारे पास सैंपल रखने की स्पेस होते हैं मेटल के अंदर। ठीक, एक में क्या करते हैं हम, जो भी सैंपल हमें देखना होता है उसका ट्रांजिशन स्टेट वगैरह, ठीक है, उसको एक सैंपल स्पेस में रखते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं सैंपल पैन, जिसमें हम सैंपल को रखते हैं। और एक में क्या करते हैं, हम कुछ भी नहीं रखते, वो पैन स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं रेफरेंस पैन। ठीक, इसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, हम ऐसे कुछ कह सकते हैं। ठीक, ये कह रहे हैं थर्मोकपल सेंसर, यानी कि टेम्परेचर को सेंस करेंगे, टेम्परेचर को सेंस करके बताएंगे। ठीक, ये हीटिंग एलिमेंट यानी कि कुछ हीटर वगैरह जो इसके टेम्परेचर को बढ़ाएगा। ठीक है, इंसुलेशन कर रखा है ताकि हीट बाहर बहुत ज़्यादा एक्सचेंज ना हो। ठीक, फ्यूरेंस चैम्बर यानी कि इसके अंदर ही हीट को बढ़ाया जाएगा, हीट इसके अंदर ही कम ज़्यादा होगी, फ्यूरेंस। ठीक है, और इसको हमने कनेक्ट कर रखा है इस सिग्नल से। यहाँ पर ये सिग्नल क्या होता है, ये कर्व आपको दिख रहा होगा कि हीट फ्लो, यानी कि इन दोनों सब्सटेंस के बीच में हीट फ्लो नहीं बल्कि हीट फ्लो डिफरेंस, है ना, हीट इसमें भी फ्लो होगा, इसमें भी फ्लो होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो हीट फ्लो होगा। और ये टेम्परेचर, मतलब किस टेम्परेचर पर हीट फ्लो में डिफरेंस देखने को मिला।
ठीक, अब मान लेते हैं कि हमने इसमें सब्सटेंस रखा और टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया। तो टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करा, सैंपल मान लेते क्या रखा, सैंपल हमने कोई प्लास्टिक का सॉलिड रख दिया। ठीक, सैंपल में हमने क्या रखा है, इसमें ले रखा है जो कि है प्लास्टिक। ठीक, और ये ब्रिटेल प्लास्टिक है। ठीक, यानी कि इसको तनिक से भी मोड़ेंगे ना कड़क से टूट जाएगी, ग्लास की तरह प्लास्टिक है। ठीक है, अब हमने टेम्परेचर बढ़ाना किया स्टार्ट। पहले टेम्परेचर था टी से हमने करा T1। T1 यानी कि टेम्परेचर कुछ बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाया तो मान लेते हैं ये जो T1 टेम्परेचर है, ठीक, इस T1 टेम्परेचर पर ये प्लास्टिक सिकुड़ना स्टार्ट हुई, मुड़ना स्टार्ट हुआ। तो प्लास्टिक पहले तो मुड़ ही नहीं रही थी, अब वो मुड़ना स्टार्ट हो गया, यानी कि यह टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होगा, ये इसका होगा ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक, तो हम कैसे जानेंगे कि मुड़ना स्टार्ट हो गया है? उस समय क्या होगा, ये ऐसे पहले एकदम नीचे की तरफ बेस लाइन बन रही थी, अब बेस लाइन से हल्का सा ऊपर उठना स्टार्ट करेगा ऐसे। ठीक, हल्का सा जो ऊपर उठा, एकदम बहुत ज़्यादा पीक नहीं बनेगा, हल्का सा ऊपर उठेगा। जो हल्का सा ऊपर उठा तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेम्परेचर है, ये इसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। फिर और इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम T2 पर करेंगे। मान लेते हैं T2 जो ऐसा टेम्परेचर है हमारे पास कि इस समय ये प्लास्टिक मुड़ तो गया, अब मुड़ने के बाद ये पिघलना स्टार्ट हुआ, यानी कि लिक्विड फॉर्म में बदलने लगा। तो यह टेम्परेचर कौन सा होता है, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, जब लिक्विड फॉर्म में बदलेगा तो यहाँ पर कर्व हमें कैसा देखने को मिलेगा, कर्व में एक लंबा सा पीक देखने को मिलेगा, क्योंकि यह पीक एक एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायर्ड करता है, वो है एनर्जी ट्रांजिशन एनर्जी। इसमें ट्रांजिशन चेंज करने में, यानी कि फेज चेंज करने में जो एनर्जी लगी। ठीक, पहले फेज कौन सा था, इसका सॉलिड वाला था, अब सॉलिड से लिक्विड में बदला तो एक्स्ट्रा एनर्जी लगा, तो हीट फ्लो इसमें ज़्यादा होगा। हीट फ्लो ज़्यादा होगा तो हमें डिफरेंस में पीक देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा मेल्टिंग पॉइंट। अब आते हैं क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर में। क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आपको हमने क्या बताया कि कोई जैसे कि हम ऐसा कह सकते हैं कि लिक्विड से सॉलिड में कोई चेंज हो रहा है, या फिर आइस को ही ले लो आप। ठीक है, हमारे पास वाटर है, वाटर को हमने रखा, और ये जो हीटिंग एलिमेंट है, ठीक, ये हीटिंग एलिमेंट इसको हमने ऑन नहीं करा, और यहाँ पर क्या रखा हमने, बर्फ़ के क्रिस्टल। ठीक, लेकिन ये जो हीट फ्लो को मेजर कर रहा है, ये जो हीट फ्लो को मेजर कर रहा है, ये वाला ओपन है। ठीक है, तो अब होगा क्या आप समझिए। ठीक, क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होगा क्या, सॉरी बर्फ़ को नहीं रखा यार, क्योंकि हमें क्रिस्टल बनाना है ना। या फिर आप एग्जाम्पल ऐसा लो कि अब हमारे पास जो जो हमने प्लास्टिक को एकदम हीट नहीं करा था, इसको लिक्विड फॉर्म में कर दिया था। ठीक, ये क्या है, लिक्विड प्लास्टिक, यानी कि ये हीट है। ठीक है, अब इसको हमने रखा और ये हीट प्लास्टिक है। ठीक, और हमने ये जो हीटिंग एलिमेंट है इसको ऑफ करा, हीटिंग एलिमेंट को ऑफ कर दिया। ठीक, जब हीटिंग एलिमेंट को हमने ऑफ करा तब ये क्या होगा, जो प्लास्टिक लिक्विड फेज में था ये ठंडा होने स्टार्ट होगा, और ठंडा होते होते ये अपने सॉलिड फेज में आएगा। ठीक, तब क्या होगा, ठंडा से सॉलिड फेज में आया तब इनके हीट में कुछ चेंज आएगा, क्योंकि ठंडा से सॉलिड फेज में आ रहा है, इसका मतलब कि ये जो सैंपल है हमारे हीट को रिलीज़ कर रहा है, हीट बाहर। ठीक, हीट बाहर रिलीज़ कर रहा है, तो इस समय जो हमें हल्का-सा इसमें वेरिएंस देखने को मिलेगा, जैसे कि हमारे पास ये पीक जा रहा है ऐसे, फिर ये नीचे की तरफ हल्का रैंडम डिस्टर्ब होगा, नीचे की तरफ डिस्टर्ब होगा। तब हमें ये पता चलेगा कि ये जो इसका जिस समय डिस्टर्ब होगा, जिस टेम्परेचर पे, तो इसका मिडिल वाला पार्ट लेंगे, इसके पीक का मिडिल वाला पार्ट लेंगे, और ये जो टेम्परेचर होगा इसके मिडिल वाला टी टेम्परेचर, ठीक, वही टेम्परेचर होगा हमारे क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, वही हमारा क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होगा। अब फेज चेंज कौन सा होगा, फेज चेंज यानी कि हम आप ये एग्जांपल इसमें देख सकते हो फेज चेंज में, कि अब हमने रखा बर्फ़ के कुछ क्रिस्टल। ठीक, और ये जो हीटिंग एलिमेंट है इसको हमने ऑफ ही रखा, बर्फ़ के क्रिस्टल पिघलने स्टार्ट हुए, हीट को इसने ऑब्जर्व किया। ठीक, लेकिन जो हीट इसने ऑब्जर्व किया वह हीट इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं लाया, लेकिन हीट में चेंज तो आया, और हीट में जब चेंज आया तब इसमें हमें फिर से ऊपर की तरफ पीक देखने को मिला। ठीक, ऐसे ऊपर की तरफ पीक देखने को मिला। तो ये जो टेम्परेचर होगा ऊपर की तरफ पीक वाला, तो इसका मिडिल वाला हम करेंगे, यानी कि यहाँ पर जैसे कि पीक बनना स्टार्ट हुआ T1 टेम्परेचर पर, ठीक, पीक एंड हुआ T2 टेम्परेचर पर, ये टी टेम्परेचर क्या होगा, T1 प्लस T2/2 इन दोनों का एवरेज।
ठीक, तो इन दोनों का जो एवरेज होगा वही हमारा होगा फेज चेंज टेम्परेचर। ठीक, किसी पदार्थ का हीट ट्रांजिशन वही होता है, फेज ट्रांजिशन ही आप कह सकते हैं कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, तो फेज चेंज टेम्परेचर ही इसका हीट टेम्परेचर हुआ। तो ये हुआ हमारा डिफरेंशियल कैलोरीमेट्री, सॉरी डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर। अब लास्ट कैलोरीमीटर पर आते हैं जो कि है आइस कैलोरीमीटर। ठीक है, लास्ट है हमारा आइस कैलोरीमीटर। 1 सेकेंड, अरे भाई साहब, हाँ, इसका उपयोग है किसी वस्तु द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा मापने में। किसी वस्तु द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा मापने में। देखो वो इससे पहले हमने जो देखा था डिजिटल स्कैनिंग कैलोरीमीटर, इससे हम सब कुछ नाप सकते हैं, मेजॉरिटी चीज़ें। ठीक, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि इसको डिजिटलाइज कर दिया। आज के ज़माने में वही ज़्यादातर यूज होता है। इसको पहले एक बनाया गया था, पहले के ये कैलोरीमीटर है। ठीक है, और इसका यूज एक और किया जाता है आइस कैलोरीमीटर का, किसी पदार्थ की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने में। ठीक, जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है बर्फ के लिए, जो हमने आपको बताया था कि ये नॉन होता है, वो होता है 3.4 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। कैलोरी में करेंगे तो ठीक 80 कैलोरी आ जाएगा, क्योंकि 1 जूल होता है 4.18 कैलोरी के आसपास। ठीक, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए, ये कैलोरी पर ग्राम में है, सीजीएस में इन्होंने करा है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हम किसी वस्तु द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को मापने में, मतलब उस किसी वस्तु ने ऊष्मा कितनी छोड़ी वो कैसे हम निकालेंगे। ठीक, तब इसका नाम ही है आइस कैलोरीमीटर, यानी कि आइस का यहाँ पर यूज़ करा जाएगा। ठीक, हमारे पास 2 चैम्बर्स होते हैं। चैम्बर 2 क्यों होते हैं अभी बताएंगे। और इसमें आइस भरी होती है, ये जैसे कि आइस, यहाँ पर आइस जो होती है उसे अंदर और बाहर दोनों जगह पे भरते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसे बाहर आइस इसलिए डाला जाता है क्योंकि जो आइस होती है ना, जो आइस होता है वो हीट का बैड कंडक्टर होता है। बैड कंडक्टर है ना, बहुत ही बुरा चालक होता है। इसमें हीट आर पार बहुत कम ही जाती है, तो इसीलिए नॉन कंडक्टर के रूप में इसमें आइस का यूज़ करते हैं बाहर भी। ठीक है, और जो जिसकी हमें निकालनी है कि यह पदार्थ कितना ऊष्मा छोड़ा, ठीक, वह पदार्थ यह है। ठीक, और अंदर भी हम लोग आइस भर के रखे होते हैं, यानी कि यहाँ पर भी आइस भरी होती है। 2 चीज़ें हम इसलिए यहाँ पर यूज़ करते हैं क्योंकि बाहर वाले आइस में कुछ इन्वायरमेंट से ये भी एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा। जो एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा तो ये आइस लिक्विड में बदलेगा, और लिक्विड जो भी एक्स्ट्रा होगा वो यहाँ से निकाल लिया जाएगा, ताकि इसमें कोई टेम्परेचर, इसमें कोई हीट का लेन देन ना हो सके। क्योंकि अगर यहाँ पर लिक्विड वाला फेज आ जाएगा ना, तो यह भी जो यहाँ पर आइस पिघलेगी, ठीक, ये जो है ये हीट है। ठीक, इसके हीट होने की वजह से ये आइस पिघलना स्टार्ट होगी, यहाँ वाली। ठीक, ये वाली आइस जब पिघलेगी तो इसमें हम चाहते हैं कि बाहर वाले का कोई इफेक्ट देखने को ना मिले। तो बाहर इफेक्ट देखने को तभी नहीं मिलेगा जब बाहर वाले आइस को हम केवल आइस में ही रहने दें, उसको लिक्विड फेज में ना रखें, तभी वो नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ठीक, तभी उसमें ऊष्मा अंदर नहीं आ पाएगी, क्योंकि हमें एक्यूरेट डेटा लेना है। जब डेटा एक्यूरेट लेना है तब हम चाहते हैं कि हीट लॉस वॉस वगैरह ना हो। और ये क्या हुआ कि हमने अंदर इस मेटल को रखा, अब मेटल हीट लॉस करना स्टार्ट करेगा, हीट को ऑब्जॉर्व करना आइस से। ठीक, तो आइस यहाँ पर पिघलना स्टार्ट होगी, तो जितनी आइस पिघलेगी एक्स्ट्रा में, उस आइस को, पिघले हुए आइस के वाटर को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया जाएगा। ठीक, पिघले हुए आइस के वाटर को यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा, इकट्ठा। तो अब ये वाटर जो है हमने इकट्ठा करा है, इसका वाटर यहाँ पर आइस भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर था शुरुआत में, और ये वाटर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। यानी कि ये जो वाटर आइस से वाटर में बना है, यहाँ पर जो हीट रिक्वायर्ड हुई है वो लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, तो इसकी जितनी भी हीट है, जितना एक समय बाद, मतलब एक समय ऐसा आएगा कि ये भी कूल हो जाएगा, अंदर वाला भी ठंडा हो जाएगा, ये जो मेटल है। ठीक है, और ये आइस वाटर बनाना स्टार्ट कर देगी, मतलब बंद कर देगी, फिर ये वाटर और बना नहीं पाएगा। ठीक, जब वाटर निकलना बाहर बंद हो जाएगा तो हम समझेंगे कि ये पूरी अपनी हीट को लॉस कर चुका है, मतलब जितना हमने हीट दिया था पूरी हीट को लॉस कर चुका है। तो इसने कितनी हीट लॉस की, कितनी हीट इसने लॉस किया, अगर वो चीज़ निकालना है तो वो किसके बराबर होगा कि कितना यहाँ पर वाटर आया है, मास ऑफ वाटर, ठीक, इंटू लेटेंट हीट ऑफ वाटर। ठीक, इसी के बराबर तो होगा, क्यों बराबर मास ऑफ वाटर इंटू लेटेंट हीट ऑफ वाटर। तो इससे हम निकाल पाएंगे कि छोड़ी गई ऊष्मा इससे कितनी होगी, क्योंकि मास ऑफ वाटर यहाँ पर जो कलेक्ट करा है, मास ऑफ वाटर इसको कंसीडर नहीं करेंगे हम, ये वाला जो मास है वाटर का, ये वाला कंसीडर नहीं करेंगे, हम यही करेंगे, क्योंकि ये वाला जो एक्स्ट्रा वाटर आया है, निकला है, ये वाटर तो इन्वायरमेंट की वजह से है ना, हम इसकी वजह से हीट थोड़ी निकाल रहे हैं। हम हीट निकाल रहे हैं जो अंदर मेटल रखा है, इसने कितनी हीट रिलीज़ किया, तो इसकी वजह से जो हीट रिलीज़ हुई वह पानी यहाँ पर कलेक्ट करा गया है। ठीक, यह पानी का मास जितना होगा, इस पानी का मास जितना होगा, मास ऑफ वाटर यही होगा।
ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं किसी वस्तु द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा मापने में। और यदि वस्तु द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा आ गई वो किसके बराबर है? वस्तु द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा मास ऑफ वाटर इंटू लेटेंट हीट ऑफ वाटर, लेटेंट मतलब हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक, फ्यूजन का हीट वाटर में जो लेटेंट हीट ऐसा कह सकते हैं, ये बराबर होगा किसके? मास ऑफ सब्सटेंस के, सॉलिड के, ठीक, क्योंकि स्पेसिफिक हीट निकालना है हमें इस पदार्थ का। ये जो है हमारे पास ये है पदार्थ, इसी का हमें निकालना है स्पेसिफिक हीट, ठीक, इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, हमें नहीं पता कितना है, ये निकालना है। इसका टेम्परेचर कहाँ से कहाँ चेंज हुआ मान लेते हैं जो हीट करा था इसका टेम्परेचर था T1, उस कुछ देर के बाद में इसका टेम्परेचर वाटर के बराबर हो गया, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो वाटर में इसमें चेंज कितना आया? 0 माइनस T1, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर ये इनिशियल टेम्परेचर, ठीक। और इसके हीट में क्या आएगा? ये हीट रिलीज करेगा ना, सॉरी, हाँ, ये हीट रिलीज करेगा ना, हीट जब रिलीज करेगा तो इसको माइनस में करना पड़ेगा, है ना। तो जब यहाँ से आप देखो कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड बराबर मास ऑफ वाटर लेटेंट हीट ऑफ वाटर डिवाइड बाय, ये से माइनस को अंदर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा मास ऑफ सॉलिड, सॉलिड का मास कितना है वो भी पता होगा, ठीक है, इंटू T1, ठीक। तो यहाँ से हम निकाल पाएंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस मटेरियल का, जो कि यह है हमारे पास, ठीक। तो ये यूज हुआ हमारे आइस कैलोरीमीटर का, और इस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और यह क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।